तो बात करते हैं यहाँ पे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स एडवांटेज क्या होते हैं? पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या है वो बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टेफनी। बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे ईज इन फॉर्मेशन, कि जो पार्टनरशिप है उसको बनाना जो है वो इजी है। आपको किसी मतलब लॉ में किसी इनकॉर्पोरेशन में नहीं जाना, सिर्फ आपको एग्रीमेंट करके ही अब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा और उससे क्या हो सकता है, इसका फॉर्मेशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म का। ये इसका क्या है, एक बेनिफिट है। इसके लिए आपको पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करने के पार्टनरशिप के लिए आपको पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको किसी तरह से किसी इनकॉर्पोरेशन वाली प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, फॉर्म फाइलिंग की जरूरत नहीं होती। तो आप ये बाय एग्रीमेंट करके पार्टनर्स के बीच में वो क्या कर सकते हो, इजी फॉर्मेशन कर सकते हो। पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पार्टनर क्या करते हैं इसमें, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। बिजनेस मतलब पार्टनर अपने अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके आते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको बिजनेस में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसमें पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्टॉल, मतलब अलग अलग एक्सपर्टाइज के पर्सन इकट्ठे होते हैं, जो अलग अलग जिसकी एक्सपर्टाइज होती है पर्सन के, वो पर्सन क्या होता है, इकट्ठा होता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसमें जो मैनेजरियल स्टॉल्स हैं वो अच्छी रहती हैं। अ पार्टनरशिप फैसिलिटी pooling of managerial skills of all its partner. This lead to greater efficiency in the business operation. For example, in a big partnership firm, one partner can handle production function and another partner can handle all the marketing activities, still another can attend to legal and personal problem, so on. फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बैलेंस बिजनेस डिसीजन। बैलेंस बिजनेस डिसीजन इन अ पार्टनरशिप फर्म, डिसीजन आर टेकिंग यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब सारे पार्टनर्स की कंसेंट से डिसीजन लिए जाते हैं। इन द पार्टनरशिप फर्म, डिसीजन आर टेकिंग यूनानिमसली आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। दिस एंश्योर not only balance business decision but also remove difficulty in the smooth implementation of those decisions. Point number 5, sharing of risk. Unlike sole proprietor organization, the risk of partnership business are shared by the partner on the predetermined basis. जिस तरह से वो क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें क्या होता है, रिस्क जो होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर शेयर कर लिया जाता है पार्टनर के अंदर। दिस एनकरेज पार्टनर टू अंडरटेक रिस्की बट प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है बेनिफिट्स? आपसे कोई बेनिफिट्स पूछे कि भाई क्या क्या बेनिफिट है, तो इसमें ईज इनफॉर्मेशन, पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्टॉल्स, बैलेंस बिजनेस डिसीजन एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क, ये सारे क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। आगे बात करते हैं लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस of partnership firm is very uncertain. The retirement, death, bankruptcy, lunacy of any partner can put the end of the partnership. Further, the partnership business can come to close if any partner demand it. जो लाइफ होती है एक पार्टनरशिप फर्म की, वो क्या है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन। इसकी लाइफ जो है डिपेंड करती है ऑन द लाइफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर मर गया, पार्टनर की डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, लुनेंसी हो गया, पार्टनर ने अपनी मर्जी से क्या कहा कि हम तो क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं,
तो उस समय क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाएगी वहां पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिस्क एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। रिस्क एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। It is true that like sole proprietorship, each partner has unlimited liability. मतलब हर एक पार्टनर की unlimited liability होती है, personal liability होती है. But this liability may arise not only from his own act but also from the act of mistake of co-partner. मतलब एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल होगा, एक दूसरे के लिए वो लायबल होंगे, over whom he has no control. This discourage many person with money and ability to join the partnership firm as a partner. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई इसमें क्या होता है, इम्प्लाइड लाइबिलिटी होती है, एक पार्टनर के काम के लिए दूसरे पार्टनर पर्सनली लाइबल होगा। तो जिससे क्या होता है, दिस डिस्करेज करता है मैनी पर्सन विद मनी एंड एबिलिटी टू ज्वाइन पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर। उसके बाद बात कर लेते हैं रिस्क ऑफ डिसहार्मनी। रिस्क ऑफ डिसहार्मनी होता है यहाँ पे, इन पर्टिकुलर सिंस डिसीजन आर टेकन यूनानिमसली डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पे, 100% सारे कंसेंट ली जाती है पार्टनर्स की। इट इज एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर रिकंसाइल देयर व्यू for a common good of the organization, but they may arise situation when some may adopt rigid attitude and make it impossible to arrive at a commonly agreed decision. Lack of harmony may paralyze the business and cause conflict of mutual bickering. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई हो सकता है कि किसी पार्टनर के पास एक अच्छे डिसीजन लेने की एबिलिटी हो, लेकिन रीजन क्या है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो सारे डिसीजन है वो सारे के सारे यूनानिमसली लिए जाते हैं, मतलब सबकी कंसेंट से लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पार्टनर के जो व्यूज है, जो ओपिनियन है वो रिजिड हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो हार्मोनाइज वाला जो सिस्टम है यहाँ पे वो कम होगा, लैक ऑफ हार्मनी होगी यहाँ पे, लैक ऑफ हार्मनी होगी यहाँ पे, और जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो पैरालाइज हो सकता है, खराब हो सकता है, और उसके बाद जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होकर यहाँ पर चल सकते हैं पार्टनर्स के अंदर। पहले 3 पॉइंट क्लियर है। लिमिटेशन में अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड रिस्क ऑफ डिसहार्मनी। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी इन विड्रॉल फ्रॉम द फर्म। Investment in the partnership can be easily made but cannot be easily withdrawn. This is so because the withdrawal or partnership share require the consent of all partner. आप एडमिशन तो कर सकते हो, बट जब विड्रॉल की बारी आएगी सारे पार्टनर से आप कंसेंट लोगे, तभी जाके आपकी कैपिटल का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन जो है आप विड्रॉ करके यहाँ पर चल सकते हो। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप बिजनेस डज नॉट एंजॉय मच कॉन्फिडेंस ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म डजंट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और ना ही ये किसी तरह से ऐसे इनकॉर्पोरेट होती है। तो थोड़ा सा बैंकों का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है। It is because that the nature of activity is not disclosed at public and agreement among partners is not regulated by any law. As a result, large financial resources cannot be raised by the partnership and growth of business cannot be ensured. कि भाई क्या है, अगर ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये ज्यादा पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहे तो ये नहीं ले सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और बैंक्स को पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है ना, तो उस पे वो ट्रस्ट इतना नहीं करते। तो इसमें जो ज्यादा अगर पैसा ये लेना चाहे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी ऑफ एक्सपेंशन। डिफिकल्टी ऑफ एक्सपेंशन क्या कहता है, it is very difficult for a partnership firm to undertake
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्सपेंशन, ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्सपेंशन and its operation. This is because of inability to raise adequate fund for this purpose, limited liability, जो limited membership है, and their limited personal resources do not permit large amount of capital to be raised by the partner. Therefore, large scale business cannot be generally be organized by the partner. मतलब क्या होता है कि जब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, पार्टनर होते हैं और लिमिटेड फंड होते हैं। अगर ये क्या करें, ये क्या कहते हैं, ह्यूज लार्ज स्केल पे पैसा लेना चाहे, लार्ज स्केल पे कैपिटल रेस करना चाहे, लार्ज स्केल पर कैपिटल रेस करना चाहे, ये नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन पे इतना क्या नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, तो ये लार्ज स्केल पे पैसा रेस नहीं कर सकते। तो लिमिटेड पार्टनर के होने की वजह से और लिमिटेड फंड्स के होने की वजह से ये क्या नहीं कर सकते, अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो बताई गई हैं, होप सो आपको क्लियर होंगे। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, आउटलाइन करता है इन द डिटेल द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर। जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे पार्टनर्स की क्या करता है, बता के चलता है। It has a force of law and is designed to guide the partner in the conduct of business. It is helpful in preventing the disputes and disagreements over the roles of each partner in the business and the benefit which are due to them. Partnership deed क्या होती है? क्योंकि ये सबसे एसेंशियल चीज होती है पार्टनरशिप। जब एक आप फॉर्म बनाते हो तो सबसे पहले आपके बीच में पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी कह लो, जिसमें क्या करते हैं, हर एक पार्टनर अपने राइट्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने राइट्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करता है, आउटलाइन करता है। अपने राइट्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, आउटलाइन करता है। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड होके यहाँ पर चलता है। तो इसमें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आउटलाइन करता है, यानी इसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंबर्स की डिसाइड किया जाता है, किसके क्या क्या राइट्स होंगे, किसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर एक अच्छा पार्टनरशिप डीड बनी हो तो उसमें क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में ये, क्योंकि सबको अपने राइट्स का, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, पता होता है, तो पार्टनर्स के जो बीच में जो डिस्प्यूट है वो कम हो जाता है, पार्टनर्स के जो झगड़े हैं वो कम हो जाते हैं। और बेटर गवर्नेंस के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के बेटर गवर्नेंस के लिए पार्टनरशिप डीड जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये होता है। आपसे पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि भाई क्या होता है पार्टनरशिप डीड और किस तरह से चीजें हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला हेड होता है डेफिनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन। पार्टनरशिप डीड नॉर्मली कैरी द नेम ऑफ द बिजनेस, द एड्रेस ऑफ इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड समरी ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस द पार्टनर इंटेंड टू ऑपरेट। तो बस जो पहला हेड होता है उसके अंदर जो फॉर्म का बिजनेस होता है उसके बारे में, और दूसरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका प्रॉपरली एड्रेस होता है। दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरा हेड होता है इन्वेस्टमेंट का। इसके अंदर जो होता है डिटेल्स होती है। द डीड गिव इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल ऑफ पार्टनरशिप।
जो डीड होती है वो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल देती है पार्टनरशिप की, सच एज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्ट बाय ईच पार्टनर। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो इन्वेस्ट की गई हर एक पार्टनर के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बाय द ईच पार्टनर, सैलरी टू बी पेड टू ईच पार्टनर, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बिजनेस इनकम, and the partnership deed also documents the accepted method of raising additional capital. It is necessary how loan fund may be raised and the rate of interest if any applicable on the loan. इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्यों होता है? सबसे पहली बात तो इसमें हर एक पार्टनर के कैपिटल के बारे में बताया जाता है कि कितने कितने कितना कितना पैसा लगाया। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया होता है। भाई इसमें यह भी बताया होता है मेथड की पार्टनरशिप जो फर्म है वो कोई इनकम बनाएगी तो उस इनकम को कैसे, वो कोई बिजनेस इनकम अर्न करेगी तो उस बिजनेस इनकम को कैसे रेस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, उस बिजनेस इनकम को कैसे शेयर किया जाएगा ये भी बताया जाएगा इसके अंदर। और फोर्थ केस क्या होगा भाई, पार्टनर को सैलरी कितनी दी जाएगी, ये सारे के सारे इसके अंदर आएगा। अगर कोई नई पार्टनरशिप फर्म अगर कोई एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है तो किस तरह से रेज करेगी, अगर लोन रेज करना चाहती है तो कितना लोन रेज कर सकती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे होगा, ये सारे का सारा इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर आएगा। क्लियर है दोनों पॉइंट? कोई डाउट इन पॉइंट्स के अंदर? अकाउंटिंग, पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग। The partnership deed provide for the accepted method of accounting for cash flow, profit and loss account and assets and liability of the business। वो अकाउंटिंग मेथड बताएगी कि भाई जो कौन सा उन्होंने अकाउंटिंग मेथड जो है अडॉप्ट किया है, किस चीज के लिए, कैश फ्लो के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए और एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए ऑफ द बिजनेस। इट्स ऑल्सो डिसाइड द फिजिकल ईयर टू बी यूज इन द accounting statement and how these statement will be distributed among the partner and other shareholder, ये प्रॉपरली बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, पार्टनरशिप डीड के अंदर ड्यूटी पावर ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर 4, ड्यूटी पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, ये पढ़ लेते हैं। द ड्यूटी पावर ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टनर में ऑल्सो बी स्पेल्ड आउट की जाएगी इन द पार्टनरशिप डीड, कि उसको डिवाइड किया जाएगा किस किस की क्या ड्यूटी होगी, किस किस की क्या ऑब्लिगेशंस होगी ऑफ ईच पार्टनर, उसको क्या किया जाएगा, स्पेल्ड आउट किया जाएगा। द डीड में ऑल्सो प्रोवाइड डेजिग्नेट अ पार्टनर एज अ मैनेजिंग पार्टनर। जो डीड है, द डीड में ऑल्सो प्रोवाइड डेजिग्नेट अ पार्टनर एज अ मैनेजिंग पार्टनर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये भी बताया जाएगा इसके अंदर कि भाई हर एक पार्टनर की ड्यूटी, उसकी पावर को, उसकी ऑब्लिगेशंस को प्रॉपरली क्या किया जाएगा, स्पेल आउट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। द डीड में ऑल्सो प्रोवाइड डेजिग्नेट अ पार्टनर एज अ मैनेजिंग पार्टनर, जो मैनेजमेंट को और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Withdrawal. The document must also provide for action to be taken in case of voluntary withdrawal or death of partner। कि भाई क्या है, अगर कोई पार्टनर जो है अपना पैसा वॉलंटरली क्या करना चाहता है, वॉलंटरी विड्रॉ करना चाहता है, या फिर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर उसका जो विड्रॉवल होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में भी प्रॉपरली बताया जाएगा। किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। In such a case, account will have to be draw upon the certain the asset, liability and entitlement of each partner।
उसके बाद क्या है, इन सच अ केस अकाउंट विल हैव टू बी ड्रॉन। प्रॉपरली क्या होगा, अकाउंट्स को ड्रॉन किया जाएगा अप टू द सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट ऑफ ईच पार्टनर। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मीनिंग होता है निकालना, निकालना। इफ पार्टनर इज प्रोवाइडिंग टू बी hindrance of or detriment to the business or losses legal right in a bankruptcy or other court action, the other partner must have a method or modifying the partnership right of or expulsing him। कि भाई क्या है कि भाई कोई पार्टनर है जो हिंद्रेंस या डेट्रीमेंट है टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए वो नुकसानदायक है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं। और इस तरह से क्या कर सकते हैं, दूसरे पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप डीड को, पार्टनरशिप के राइट्स को मॉडिफाई करके उसको निकाल भी सकते हैं, एक्सपल्स कर सकते हैं उसको, निकालना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? नवनीता, स्वेच्छा, जयंत? ओके। डिसोल्यूशन, ओके ओके ओके। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब उसको डिसॉल्व करना, बंद कर देना, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देना, डिसॉल्व कर देना। The partnership deed should also describe the method by which the partner and the business will be dissolved, dissolve हो जाएगी। If desire and how the accounts among the partner would be settled at termination of business। If desire and how the accounts among the partner would be settled at the termination of business, ये properly बताया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की बात कर लेते हैं। As in all business contract, partnership deed must provide for means of arbitration of dispute। Arbitration क्या होता है? As in all business contract, a partnership deed must provide for the means of dispute। Must provide the means of dispute। The main goal of deed is to avoid expensive litigation। Expensive litigation over detail that have not been fully worked out in the signed agreement। फुली अर्बन, तो मतलब क्या है, उस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लोज भी होगा, आर्बिट्रेशन क्लोज भी होगा कि भाई अगर डिस्प्यूट हो जाता है, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह से डिस्प्यूट हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। भाई वो क्या है कि भाई इस क्लोज में ये बताया होगा कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो जाता है, तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जाने की बजाय वो क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन का मीनिंग होता है सेटलमेंट करवाना। क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये हमने पढ़ा, हमने पीछे भी पढ़ा था, ये जो एक पार्टनरशिप फर्म है उनको गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन पार्टनरशिप फर्म। व्हाइल इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर your partnership firm, as there are no penalty for non-registration, it is advisable since the following right are denied to a unregistered firm। मतलब क्या है, मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर जो कराना है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इट इज टोटली ऑप्शनल, और ये ऑप्शनल है। बट अगर आप, बट इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, your partnership
फर्म, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको बियर करने पड़ेंगे। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको बियर करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला, पार्टनर कैन नॉट फाइल सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म। पार्टनर जो है फर्म के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। अदर पार्टनर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और राइट कंफर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। और ना ही वो किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ, कोई एक पार्टनर ना है तो वो फर्म के खिलाफ, ना ही फिर वो किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। किस लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और राइट कंफर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। किसी भी राइट को एनफोर्स करने के लिए जो कि अराइज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से या फिर पार्टनरशिप एक्ट से, उनको एनफोर्स करने के लिए कोई भी पार्टनर, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो कोई भी पार्टनर क्या नहीं कर सकता? किसी भी किसी भी कोर्ट में फर्म के अगेंस्ट या किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, a right arising from contract cannot be enforced in any law, any court by or on behalf of your firm against any third party। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई फर्म के पास भी कोई राइट नहीं है, फर्म भी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकती? केस फाइल नहीं कर सकती। फर्म भी क्या नहीं कर सकती? केस फाइल नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते। पॉइंट नंबर 3, फर्दर द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ। भाई किसी तरह का अगर क्लेम है या कोई सेट ऑफ है, क्लेम ऑफ सेट ऑफ, क्लेम को सेट ऑफ करने के लिए किसी तरह से पार्टनर जो वो है, फर्दर द फर्म या कोई पार्टनर कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ, वो क्लेम नहीं कर सकते किसी तरह का सेट ऑफ। क्या हो सकता है वो? दैट इज म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स ओन्ड बाय द डिस्प्यूटेड पार्टी टू अनदर पार्टी। अगर मान लो किसी पैसे को लेके कोई झगड़ा है, पैसे को लेके पार्टीज के बीच में झगड़ा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो सकता है? जो फर्म है या पार्टनर है वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी फर्म जो है रजिस्टर नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आप क्या क्या काम नहीं कर सकते? आप ना तो पार्टनर कोर्ट में जाके फर्म के अगेंस्ट या किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता, ना ही पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती, ना ही पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता किसी लोन के अमाउंट को सेट ऑफ करने के लिए, और अदर प्रोसीडिंग, किसी दूसरी प्रोसीडिंग के में क्लेम करने के लिए, किसी दूसरी प्रोसीडिंग को क्लेम करने के लिए इन अ डिस्प्यूट विद थर्ड पार्टी। अगर उसका किसी तीसरी पार्टी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है और झगड़े में कोई पैसा वैसा देना है तो उसको क्लेम करने के लिए वो क्या नहीं कर सकता? उसको क्लेम नहीं कर सकता, उसको क्लेम नहीं कर सकता। समझ आ गई? अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराते तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? समझ आ गई? आप केस फाइल नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ की बात करते हैं। The Joint Hindu Business is a different form of business organization in India. Joint Hindu firm is created by the operation of law. जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली। इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट एंड डिफरेंट लीगल लाइबिलिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। इसकी कोई सेपरेट या डिस्टिंक्ट लाइबिलिटी नहीं होती। The law that govern HUF are not codified
and read along with the Hindu Succession Act and Income Tax Act। मतलब क्या है, जो HUF के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं आप उसको किसके साथ रीड करते हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत और इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो पहले अगर मैं बात करूं, HUF जो है, HUF को क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, बाय द क्रिएशन ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। HUF को क्रिएट किया जाता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। HUF की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, HUF की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। HUF के लिए रेलेवेंट जो लॉ है वो कौन कौन से हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट, एंड इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. किसी का कोई डाउट? बताओ। ओके डियर। दूसरा पॉइंट, द बिजनेस ऑफ हिंदू फैमिली इज कंट्रोल अंडर हिंदू लॉ। जो हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है वो कंट्रोल किया जाता है अंडर हिंदू लॉ इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। Membership in this form of business organization can be acquired only by birth or by marriage to a male person who is already a member of joint Hindu family। मतलब ये होता है कि भाई जो HUF है, HUF किसके अंडर कंट्रोल होती है, हिंदू लॉ के अंदर। HUF के ऊपर हिंदू लॉ लगता है। हिंदू लॉ में जो भी मेंबर होता है, जो भी मेंबर हिंदू लॉ में बनता है, दो चीजों से बन सकता है। पहला, बाय बर्थ, अगर किसी का हिंदू फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली में बर्थ हुआ है तो वो बाय बर्थ ही HUF का मेंबर बन जाता है। दूसरा, अगर आपने HUF के किसी मेल मेंबर से, मेल मेंबर की बात होती है, HUF का मेल मेंबर है, अगर उसकी शादी हुई है, जो उसकी स्पाउस होगी, तो वो भी क्या बन जाएगी, उसकी मेंबर बन जाएगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, when two or more family agree to live and work together through their resources and labor with joint stock and share profit and loss together, then the family is known as composite family। The family is known as composite family। मतलब जब दो फैमिली, दो या दो से ज्यादा फैमिली एग्री होती है साथ में रहने के और काम करने के, और अपने रिसोर्सेज लगाती है, लेबर लगाती है, जॉइंट स्टॉक लगाती है, प्रॉफिट शेयर करती है, हाँ, और लॉस शेयर करती हैं, तो उसको कहते हैं कंपोजिट फैमिली। क्या कहते हैं? कंपोजिट फैमिली। कंपोजिट फैमिली। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। वन इज दया भागा विच इज प्रिविलेंट इन बंगाल, दया भागा जो कि प्रिविलेंट करता है बंगाल में एंड असम, एंड अदर इज क्या है, मिता, कौन सा है ये, मिताश्करा, जो प्रिवेंट करता है रेस्ट ऑफ द कंट्री में। एक लो है दया भागा, एक लो है मिताक्षारा, जो प्रिवेंट करता है पूरी इंडिया के अंदर, रेस्ट ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा लॉ, देयर इज सन इज राइट बाय द बर्थ इन द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट फैमिली। मिताक्षरा लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जो एक बेटे का राइट होता है वो बाय बर्थ ही राइट होता है प्रॉपर्टी में, किसकी, एक जॉइंट फैमिली की। It means when a son is born in the family, he acquire interest in the property jointly held by the family।
भाई क्या कहता है मिताशकारा लो, ये क्या कहता है, मिताशकारा लो कहता है कि भाई जो बेटा होता है वो जन्म से ही उसका अपनी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के अंदर राइट होता है। जैसे ही वो पैदा होता है उसका इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गए? द बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय वन पर्सन कॉल्ड कर्ता। एचयूएफ का हेड कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता, इसको मैनेजर भी कहते हैं, इंग्लिश में आप मैनेजर कह दो इसको। ये पूरा बिजनेस क्या करता है? कंट्रोल करता है। द कर्ता और मैनेजर वर्क इन कंसल्टेशन विद द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली बट अल्टीमेटली ही हैज अ फाइनल से। मतलब इसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, फाइनल डिसीजन कर्ता के पास लेने की पावर होती है, बट ये कंसल्ट करेगा अदर मेंबर के साथ, बट फाइनल डिसीजन ये खुद से लेगा। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड while the liability of other member is limited to their share in the business। जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है, कर्ता हर एक चीज के लिए पर्सनली क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? वो लिमिटेड होती है। तो ये बात करता है हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई इसके ऊपर हिंदू लॉ लगता है, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो जो भी मेंबर बनता है वो बाय बर्थ बनता है, और इसके बाद जो इसको कंट्रोल करता है वो एचयूएफ के कौन कंट्रोल करता है? कर्ता कंट्रोल करता है। हर एक काम के लिए कर्ता ही रिस्पॉन्सिबल होता है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जितना उनका शेयर्स है उतने तक ही क्या होती है? लिमिटेड होती है। आगे बढ़े। समीक्षा समझ आ रहा है? समीक्षा आवाज आ रही है मेरी? नवनीता क्लियर है? जयंत? Yes, sir. ओके ओके, आगे बढ़ते। करेक्टरिस्टिक ऑफ एचयूएफ बिजनेस। एक हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? गवर्न बाय द हिंदू लॉ। सबसे पहले तो हमें बात होता है कि ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है, और हमारे हिंदू लॉ कौन कौन से हैं? दया भागा, दया भागा और मितक्षारा, ये हमारे जो क्या होते हैं? दो, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। उसके बाद क्या है? पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट। ऑल द अफेयर ऑफ ज्वाइंट फैमिली आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय वन पर्सन कॉल्ड द कर्ता या मैनेजर। द कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो कर्ता होता है वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। ही वर्क इन कंसल्टेशन विद अदर मेंबर ऑफ द फैमिली बट अल्टीमेटली ही हैज अ फाइनल से। उसकी फाइनल कॉल होती है। द मेंबर ऑफ द फैमिली हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन कर्ता। फैमिली के मेंबर्स का पूरा क्या होता है? फेथ होती है, कॉन्फिडेंस होता है कर्ता के अंदर। ओनली कर्ता इज एंटाइटल्ड टू डील विद आउटसाइडर। सिर्फ कर्ता ही क्या है? एंटाइटल्ड होता है डील करने के लिए आउटसाइडर के साथ, बट अदर मेंबर कैन डील विद आउटसाइडर ओनली विद द परमिशन ऑफ कर्ता। कर्ता की परमिशन के बिना वो बाहर किसी आउटसाइडर के साथ डील नहीं कर सकते, पहले उनको कर्ता की परमिशन लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ। The membership of family can be acquired only by birth. As soon as male child is born in family, he become a member. Membership require no consent or agreement. ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? एचयूएफ के अंदर बाय बर्थ। बाय बर्थ कौन मेंबर बनता है? मेल। ये मेल की बात करता है, मेल की। ये फीमेल की बात नहीं कर रहा, ये मेल मेंबर की बात कर रहा है कि कोई भी मेल मेंबर हो, कोई भी मेल मेंबर हो, वो बाय बर्थ क्या होता है? मेंबर बन जाता है एचयूएफ के अंदर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात करी जाए,
लायबिलिटी एक्सेप्ट द कर्ता को छोड़ दिया जाए, लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर इज लिमिटेड टू द शेयर इन द बिजनेस। कर्ता is not only liable to the extent of his share in the business, but the separate property is equally attachable and amount of debt can be recovered from the separate property। जो लाइबिलिटी होती है किसकी, कर्ता की, वो अनलिमिटेड होती है और बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स। फिफ्थ पॉइंट, परमानेंट एग्जिस्टेंस, डेथ, लुनेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली, किसी किसी की डेथ हो जाए, किसी की लुनेंसी होए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, ठीक है ना, किसी भी मेंबर की फैमिली के, वो अफेक्ट नहीं करती किस चीज को, बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली की। द गोज फैमिली गोज ऑन डूइंग इट्स बिजनेस, फैमिली क्या करती है, अपनी बिजनेस करते रहती है, परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट फैमिली, अगर मैं जॉइंट फैमिली की बात करूं, ओनली कर्ता हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड प्लेज द क्रेडिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अदर फॉर ऑर्डिनरी पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर मैं बात करूं, जो कर्ता होता है वो हेड होता है, उसके पास सारे डिसीजन लेने की पावर होती है, तो उसके पास अथॉरिटी भी होती है कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, उसको किसी मेंबर से परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर वो किसी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना चाहे, प्लेज कराना चाहे, तो वो कर सकता है, बिजनेस के पर्पज से वो चीजें ये कर सकता है। माइनर हैज अ minor also a partner in partnership, minor cannot become co-partner through he may be admit to the benefit of partnership firm। ये हमने पढ़ा था जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे कि भाई माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, बट जो बेनिफिट होते हैं पार्टनरशिप के उसमें एडमिट कर सकते हो। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में बाय बर्थ ही एक छोटा बच्चा भी क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, तो माइनर इज अ पार्टनर। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, माइनर जो होता है वो पार्टनर होता है। डिसोल्यूशन, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी डिसॉल्व बाय एट द विल और will of all member of the family, any single member has no right to get the business dissolved। भाई क्या है, सारी की सारे मेंबर्स जो हैं अगर आपस में क्या है, आपस में डिसाइड कर ले, तो वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिंगल मेंबर के पास ये किसी तरह का राइट नहीं है, उसमें सारे के सारे मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, सारे के सारे मेंबर की कंसेंट होनी चाहिए। क्लियर है। एचयूएफ के बेनिफिट क्या है, इजी टू स्टार्ट है, इजी टू स्टार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो अंदर से, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट। इसके लिए किसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो फिर इसके लिए किसी मतलब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, आपको कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि सारी की सारी मैनेजमेंट जो होती है वो किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है, ठीक है ना, कर्ता सारे डिसीजन लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, दूसरे मेंबर इंटरफेयर नहीं कर सकते मैनेजमेंट में, कर्ता की जो काम है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सीक्रेसी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, in joint Hindu family business, all the decision taken by the Karta himself. He is in position to keep all the affair of to himself and maintain perfect secrecy in the matter। इसमें secrecy भी होती है। Prompt decision, decision जो है इसमें एक साथ ले लिए जाते हैं। Prompt decision, the Karta is the only person who exercise control and direction over the business। He may not consult anyone in taking decision। This ensure prompt quick decision, being the sole master he take prompt decision and make advantage of the opportunity। कर्ता के पास prompt decision, साथ की साथ decision लेने की power है। Point number 5, economy, for the success of business economy is must। It is well balanced and maintained in joint Hindu family business। The कर्ता of family spend money with great caution and economy। मतलब क्या है कि भाई जो इकोनॉमी रहती है इसके अंदर, कि भाई जो किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी मतलब वहां पे क्या हो, मनी जो हो, इकोनॉमी हो,
मतलब सेव हो और भाई ज़्यादा कॉस्टली ना हो चीज़ें, वो क्या होती है, एचयूएफ के केस में इकोनॉमी क्या होती है, सेव होती है। क्रेडिट फैसिलिटी in joint Hindu family business, the credit facility are more. One reason is that the liability of Karta is unlimited. Unlimited. एचयूएफ को क्रेडिट फैसिलिटी, अगर एचयूएफ को लोन लेना हो तो उसको आराम से लोन मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कर्ता इज हैविंग पर्सनल रिलेशन विद अदर विच आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द रेजिंग क्रेडिट। दूसरे मेंबर्स के साथ भी उसके पर्सनल रिलेशन होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, आराम से पैसा रेज कर सकता है। नेचुरल लव बिटवीन द मेंबर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली देयर इज अ नेचुरल लव, क्योंकि एक रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के, तो नेचुरल लव होता है, अफेक्शन होती है, which the member are having for each other. It help to run the business more efficiently and smoothly. And point number 8, freedom regarding selection of business. The कर्ता के पास freedom है किस चीज के लिए, the कर्ता is a freedom to select any business of his choice. He has no depend of other, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता। क्लियर है। Yes, sir. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट बाय द एचयूएफ डीड। भाई अगर आपको एचयूएफ बनानी है तो आपको एचयूएफ डीड क्रिएट करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रिपेयर on stamp paper declaring the formation of HUF. It should have all the detail including the name of Karta, co-par censor, address, source of fund in corpus। इसके अंदर सब कुछ आएगा। जो डीड होती है, डीड के अंदर आप कर्ता की डिटेल बताओगे, को-पार सेंसर मतलब जो मेंबर होते हैं सारे के सारे, उसकी डिटेल बताओगे, एड्रेस की डिटेल बताओगे प्रॉपरली, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आए हैं वो बताओगे। क्रिएटिंग ऑफ एचयूएफ डीड इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है ये, एचयूएफ डीड जो है मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू हैव एचयूएफ डीड, बट पार्टनरशिप डीड की तरह एचयूएफ डीड होना भी कुछ क्या है, बेनिफिशियल है। की इशू टू बी नोट इन प्रिपरेशन ऑफ एचयूएफ डीड, जब आप एचयूएफ डीड बना रहे हो तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे। एचयूएफ डीड इज अ रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑन स्टैम्प पेपर। जो एचयूएफ डीड होती है वो स्टैम्प पेपर पर बनती है। द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ एचयूएफ बिकम द कर्ता ऑफ एचयूएफ। जो जितना मतलब बड़ा, मतलब एल्डेस्ट होता है सबसे मेल मेंबर, वही क्या बनता है, कर्ता का, जो एचयूएफ है उसका कर्ता बनता है। Name of the member of HUF and the name of the HUF is also required to be stated in the HUF deed। हर एक मेंबर का नाम और HUF का नाम HUF deed के अंदर आप मेंशन करोगे। The name of HUF is usually the name of कर्ता followed by the word HUF। जैसे क्या है, राम कुमार HUF। तो इस तरह से क्या होता है, एक HUF का नाम होता है, कर्ता के नाम के बाद HUF आता है, उसको कहते हैं प्रॉपरली नाम इस तरह से होगा। HUF deed also state the capital with which the HUF has been initiated। कि भाई एक HUF के पास कितनी कैपिटल है वो भी बताई जाएगी। The various sources through which the capital can be introduced। सोर्स बताए जाएंगे पूरे कैपिटल के, जिसके द्वारा कैपिटल को वो किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर आगे पढ़ते हैं। डिक्लेरेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। हर एक मेंबर, फैमिली मेंबर के द्वारा डिक्लेरेशन भी दी जाएगी, वेयर दे डिक्लेयर द नेम ऑफ कर्ता एंड ऑल्सो स्टेट दैट कर्ता हैज द अथॉरिटी ऑफ अकाउंट वेस्ट इन हिज हैंड। कर्ता होल्ड द राइट टू गवर्न ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ एचयूएफ अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। कि भाई सारे के सारे मेंबर जो है वो क्या करेंगे, डेक्लेरेशन देंगे, किसको, पूरी की पूरी डेक्लेरेशन देंगे डीड के अंदर और बताएंगे कि भाई कौन कर्ता होगा। कर्ता के पास अथॉरिटी है, अकाउंट जो बैंक अकाउंट होते हैं उनको प्रॉपरली उनके कंट्रोल में होंगे, और कर्ता के पास सारी की सारी राइट होंगे हर एक ट्रांजेक्शन को ऑफ द एचयूएफ अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। एचयूएफ के अकाउंट्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको गवर्न करने का राइट किसके पास होगा, कर्ता के पास होगा। ये राइट उसको कौन देंगे, मेंबर्स देंगे। इसके बारे में प्रॉपरली डिक्लेरेशन डीड के अंदर दी जाएगी। फर्दर, रबर स्टैम्प फॉर एचयूएफ आल्सो बी प्रिपेयर्ड। रबर स्टैम्प शुड बी
रेक्टेंगुलर, एक प्रॉपर रबर स्टैम्प भी होनी चाहिए। जो एचयूएफ की क्या होगी, एक प्रॉपरली रबर स्टैम्प भी होगी। तो वो रबर स्टैम्प भी आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे और उसको प्रॉपर रेक्टेंगल फॉर्म में प्रिपेयर करके आप चलोगे। पॉइंट नंबर एच, इट इज रिकमेंडेड दैट डीड शुड बी नोटराइज। डीड जो है वो नोटराइज होनी चाहिए, डीड जो है वो नोटराइज होनी चाहिए। जो एचयूएफ डीड है वो नोटराइज होगी। रजिस्टर द डीड, रजिस्टर करोगे डीड, आप एचयूएफ का पैन लोगे। वंस द डिक्लेरेशन ऑफ डीड इज मेड, द कर्ता शुड अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर और फॉर द एचयूएफ। दिस इज मैंडेटरी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मस्ट बी कैरी पैन। बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे आप अपना, और उसके बाद क्या है, आफ्टर यू आर अलॉटेड अ पैन, जब आपको पैन मिल जाएगा आप बैंक अकाउंट ओपन कराओगे इन द नेम ऑफ एचयूएफ। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू गेट सम स्टेशनरी प्रिंटिंग printed for official communication. The HUF is now functional. The Karta will have to invest in the tax saving instruments and file income tax return on behalf of HUF. क्या HUF की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बताओगे? क्या HUF की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं होती है, बताओगे? हाउ, कैसे होती है? क्या होता है फॉर द पेमेंट, वैसे अगर मैं बात करूं, HUF इज नॉट अ, HUF is not a separate legal entity, separate legal entity, बट एक्सेप्शन है इसकी, सिर्फ एक केस में, ओनली इन वन केस, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। और वो केस क्या है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये कह सकते हो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 HUF is a separate legal entity। क्लियर है? इनकम टैक्स के अंदर HUF जो है उसको क्या कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। वैसे जनरली अगर मैं बात करूं, HUF सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इट इज कंसीडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। While there are tax advantage of forming HUF, the following matter भाई क्या कंसिडर, मतलब क्या मेरिट होते हैं, क्या फायदे होते हैं HUF के, वो बात की जाती है। वन पर्सन, कौन कौन से चीजों का कंसिडरेशन किया जाता है HUF को जब आप फॉर्म कर रहे हो टैक्स एडवांटेजेस के केस में? वन पर्सन कैन नॉट फॉर्म HUF, एक अकेला पर्सन HUF नहीं बना सकता। HUF is a formed by a family, फैमिली द्वारा बनाया जाता है। HUF is automatically created at the time of marriage। HUF consists of common ascensor और all is lenient descendant, मतलब जैसे पोता, पोते के बाद उसका जैसे पोते के ऊपर नहीं, जैसे दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद उसका बच्चा, इस तरह से चलती है ये पूरी, क्या चलती है HUF के अंदर, लाइन इन डिस्केंडेंट आके यहाँ पर चलता है। उनकी वाइफ, उनके अनमैरिड डॉटर, ये सारे क्या होते हैं, HUF का पार्ट होता है। को पार्सेंसर जैसे बच्चे होते हैं, पिता का आगे बेटा। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख कैन फॉर्म HUF। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये क्या कर सकते हैं, HUF बना सकते हैं। HUF usually has asset which come as a gift or will or ancestral property or a property acquired from the sale of joint family
और प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूटेड टू द कॉमन पूल बाय द एचयूएफ। जो प्रॉपर्टी आती है एचयूएफ की वो एज अ गिफ्ट मिलती है एक मेंबर को, या फिर आप विल के थ्रू कह लो या एसेंशियल प्रॉपर्टी कह लो, एचयूएफ को जो गिफ्ट जो प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी वो क्या पर चलती है। वंस एचयूएफ इज फॉर्म इट मस्ट बी फॉर्मली रजिस्टर्ड इन इट्स नेम। एचयूएफ शुड हैव लीगल डीड। द डीड शुड कंटेन द डिटेल ऑफ एचयूएफ की क्या होगी, एक लीगल डीड होगी, और जो डीड होगी और प्रॉपरली क्या कंटेन करेगी, डिटेल कंटेन करेगी। शैल कंटेन डिटेल ऑफ एचयूएफ member. The business of HUF, a PAN number and bank account should be opened in the name of HUF. जो PAN नंबर होगा वो HUF के नेम पे प्रॉपरली, the PAN number and bank account should be opened in the name of HUF. HUF के नेम पे ओपन होगा। यूज अ कैपिटल एसेट्स बात करते हैं। यूज अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट, use a capital asset to establish the corpus of HUF. This can be a central property asset gifted by relative and friend or received by HUF through will. If you give a personal asset to HUF, it the income will be clubbed with your own gift over 50,000 a year received by HUF will be taxable. The best way for the HUF to receive assets as a part of will. मतलब क्या है कि भाई HUF की जो एसेट्स होंगी या तो उसको किसी रिलेटिव से गिफ्ट के थ्रू मिलेंगी, या उनकी कोई पुश्तैनी असेंशियल कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी वो हो सकती है, या कोई गिफ्ट मिलके चल सकती है, या विल के थ्रू आई होगी HUF के पास। बट अगर क्या है, अगर कोई गिफ्ट मिलता है जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर की है, जिसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर की है, तो वो HUF के लिए फुली टैक्सेबल होगी, फुली टैक्सेबल होगी। और मान लो अगर कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी HUF के अंदर लेके आता है, तो भाई जो उससे रिलेटेड इनकम होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगी जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है। तो सबसे बेटर है कि HUF के अंदर प्रॉपर्टी कैसे रिसीव करे, HUF प्रॉपर्टी को कैसे रिसीव करे, एसेट को कैसे रिसीव करे, विल के थ्रू, विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू। क्लियर है? इस पे किसी तरह से टैक्स वैक्स नहीं लगता। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। हमारी इसमें एक क्लास और जाएगी, एक क्लास का और बचा है हमारा ये चैप्टर, तो एक क्लास बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक क्लास ही, मुश्किल से एक क्लास में 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट की क्लास हो रहती है, 15-20 मिनट जाएंगे इसमें हमारे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस में बनाया जाता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर 1984 के अंदर, जिसको मॉडिफाई किया गया था 2002 में। इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ मॉडल cooperative act, unlike the state law which remained as a parallel legislation to coexist with the earlier law, the ये important नहीं है, ये काट दो, ये एग्जाम के लिए important नहीं है, this is not important for exam, यहाँ से पढ़ते हैं। Act provide for formation of both primary with both individual and institutional member and federal cooperative societies। कौन कौन से होती हैं? अगर आपको मैं बात करूं, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जैसे मल्टी स्टेट सोलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, रियल एस्टेट सोसाइटी, डायरी फार्म, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी क्या होती है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ये सब क्या होती है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होकर यहाँ पर चलती है। क्लियर है? Yes, sir. ये सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इनका, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बात कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। The main object shall serve the interest of member in more than one state
and their bylaws shall provide for social and economic betterment of their member through self-help and mutual aid in accordance with the cooperative principle. Otherwise, they are ineligible for registration. Under Section 9 of the Act, a multi-state cooperative society is a body corporate with limited liability. मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके अंदर इंडिविजुअल तो होते हैं मेंबर, इंडिविजुअल प्लस इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के मेंबर होते हैं। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दोनों तरह के मेंबर होते हैं। और इसके अंदर क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट शैल बी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्व करना है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा उनके इंटरेस्ट को सर्व करना। एंड देयर बाय लॉ शैल प्रोवाइड सोशल बेनिफिट और इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ देयर मेंबर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। मान लो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए जाते हैं कि भाई एक दूसरे की मदद करने के लिए सोशल वे में या इकोनॉमिक, जैसे क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ लेडीज ने ग्रुप बना लिया कि भाई हम एक लेडीज की, अगर किसी लेडीज के साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी लेडीज को कोई काम चाहिए, उसकी हम मदद करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस तरह से ये क्या काम करती हैं, ये मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये इस तरह से काम करती है। क्लियर है? हाँ, तो भाई क्या होता है, म्यूचुअल एड इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अदरवाइज दे आर इनएलिजिबल फॉर, अगर उनका पर्पस इस पर्पस से अलग है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके या किसी म्यूचुअल हेल्प से लेके अगर इनसे अलग कोई उनका कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो इनएलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या होती है, तो आप ये बता के चलना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। In order to ensure financial discipline and extensive provision has been enacted, no part of fund other than net profit shall be distributed among the member. Investment of society fund only in recognized security is permissible. Contribution to political party, a loan or to non-member, या borrowing from external source are prohibited. Annual auditing by the recognized auditor is mandatory. मतलब ये क्या है, अगर मैं बात करूं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें जो ये सारे की सारे जो प्रॉफिट होता है, वो जितना भी फंड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ नेट प्रॉफिट को। आप पहले एक्सपेंसेस पूरे करोगे उसके बाद कुछ नेट प्रॉफिट बचता है, उसको मेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट जो है सोसाइटी के फंड्स की सिर्फ कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी के अंदर ही परमिसिबल है। ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी है हर एक सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, नहीं। इसके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज की गई हैं, उसमें ही आप क्या कर सकते हो, कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और किसी तरह से अगर कोई जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी नॉन मेंबर को लोन नहीं दे सकती, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। और इसके एनुअल अकाउंटिंग की क्या होगी, ऑडिटिंग भी हो सकती है, एनुअल अकाउंटिंग की ऑडिटिंग भी होकर यहाँ पर चल सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? ऑडिटिंग आप किससे करवाओगे, एक रिकॉग्नाइज ऑडिटर से करवाओगे, यहाँ तक क्लियर है? Central government may direct for special audit if it is of opinion that society's affairs are not being managed in accordance with the cooperative principle and prudent commercial purpose. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं कर रही, उस तरह से वो मैनेज नहीं है, तो उसकी एक स्पेशल ऑडिट भी करवाई जा सकती है
सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट करने का क्या कर सकती है, ऑर्डर दे के यहाँ पर चल सकती है। और अगला पॉइंट है एनी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच ऑल द मेंबर आर इंडिविजुअल should be signed by the at least 50% from the each of the state concerned. In case of a society of which the member are cooperative societies, it should be signed by duly authorized representative of at least 5 such society registered in the different state. कि भाई कोई भी ऐसी वो है एप्लीकेशन है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके मेंबर्स क्या है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के केस में हर एक स्टेट के 50 मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे, उनके साइन होंगे। लेकिन अगर मेंबर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर मेंबर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में साइन कौन करेगा, ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटलीस्ट 5, हर एक सोसाइटी के कम से कम 5 क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का किसी तरह से? बाकी थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट 15 मिनट की क्लास रह गई है बाकी, वो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करके फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आगे वाला चैप्टर फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। अगले वाले चैप्टर का नाम है हमारा, कौन सा चैप्टर शुरू होगा अब, चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। इसमें हम सेक्शन 8 कंपनी और कंपनीज, इंडियन ट्रस्ट और सोसाइटी की बात करेंगे। सेक्शन 7 और चैप्टर 7 हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर पढ़ के यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? किसी का डाउट हो किसी तरह से, कोई बता सकता है कि सर डाउट है? नवनीता, ये देयर नवनीता? अच्छा, शिवेक्षा समझ आया? ठीक है, जयंत क्लियर है? चलो फिर ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसको फिनिश कर देंगे हम, ठीक है ना। तब के लिए गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।